हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का। तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बाल विकास शिक्षण प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 3 तक कर चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ लिंक मिल जाएगा, या फिर जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देख करके जो है लाभ ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक प्रश्नों को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे क्या है कि सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वीडियो को देख करके लाभ ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है आपका कि शारीरिक सामाजिक भावात्मक नैतिक और मानसिक पहलुओं का संयोजन विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन है पहला दर के विभेदन का सिद्धांत, दूसरा एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा आपका अंतर संबंध का सिद्धांत, चौथा निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिए, इसमें जो शारीरिक और सामाजिक भावात्मक नैतिक और मानसिक पहलुओं को जो संयोजन के साथ जो है विकास को कौन सा दर्शाता है, तो क्या लगाएंगे आप, एकीकरण का सिद्धांत। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न 2 है कि लैंगिक अनुकूलन कक्षा का वातावरण के लिए सुझात्मक उपाय क्या है। तो देखिए, कक्षा कर्तव्यों का आवंटन है, लैंगिक तटस्थता के उदाहरणों को साझा करना, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से भाग लेना चाहिए, लड़कों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो लैंगिक अनुकूलन की बात किया जाएगा तो वहाँ पे जैसे लड़का और लड़की, समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी चीज़ है कि एनसीईएफ 2005 कहती है कि एनसीईएफ जो शिक्षा प्रणाली हो कैसी हो और समावेशी हो। इसमें लड़के और लड़कियों को समान रूप से जो है भाग लेना चाहिए। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से जो है भाग लेना चाहिए। देखिए, प्रश्न 3 है, एक बच्चे ने अपनी भौतिक गुणों के आधार पर चीज़ों को छांटने की क्षमता विकसित कर ली है। जब समस्याएं अमूर्त ना हो तब बच्चा समस्याओं पर जटिल ऑपरेशन भी कर सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के निम्नलिखित चरणों में कौन सा है। देखिए, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, पहला है संवेदीकामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है मूर्त, उसके बाद आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें प्रश्न देखिए आपसे पूछा है कि एक बच्चे ने अपने भौतिक गुणों के आधार पर चीज़ों को छांटने की क्षमता विकसित कर ली है। जब समस्या अमूर्त ना हो तब बच्चा समस्याओं पर जटिल ऑपरेशन भी कर सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा बच्चा है, तो कौन सा बच्चा होगा, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो आपका होता है, या मूर्त संक्रियात्मक वाले बच्चे 7 से 11 वर्ष के देखिए होते हैं। देखिए, प्रश्न 4 है, एक शिक्षक के पास बच्चों की मनोवृत्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए किस ज्ञान का होना आवश्यक है। तो किस ज्ञान क्या होना, देखिए आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का, केवल आनुवांशिकता का, केवल पर्यावरण का, एक पूर्ण चिकित्सा जांच की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें जैसे एक शिक्षक के पास बच्चों की मनोवृत्ति एवं व्यक्ति विभिन्नता को जांचने के लिए सबसे जरूरी है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का जो है आवश्यक होना चाहिए। आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न 5 है, एक कक्षा में तीन पोलियो पीड़ित बच्चे हैं, खेल अवधि के दौरान उन्हें क्या करेंगे। देखिए, बहुत मस्त प्रश्न है सीटेट का कि एक कक्षा में 3 पोलियो पीड़ित बच्चे हैं, खेल अवधि के दौरान उन्हें एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वो बच्चों को खेल का आनंद ले सके। देखिए, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अन्य बच्चों के साथ उनके ऊपर उपयुक्त खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल इंडोर खेलों में भाग लेने के लिए अनुमति देनी चाहिए। देखिए, केवल मतलब पर्टिकुलर एक की बात इसमें किया जा रहा है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए विवश करना चाहिए। देखिए, यहाँ व्यवस्था नहीं करनी है, तो ऐसे में आप क्या लगाएंगे, सबसे सटीक उत्तर है आपका दूसरा कि अन्य बच्चों के साथ उनके लिए उपयुक्त खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनका भी जो है खेलने के प्रति, बच्चों की समायोजन के प्रति उनका जो है मनोबल बढ़े, जिससे उनमें कोई हीन भावना ना उत्पन्न होने पाए। तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न 3 है, बच्चा जिस परिवार से संबंधित है उसका अधिगम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, यह कारक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए, ऑप्शन पहला है सामाजिक भावात्मक कारक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा शारीरिक कारक, चौथा शैक्षिक कारक।
तो किस कारण के जब देखिए प्रश्न को पढ़िए, एक बच्चा जिस परिवार से संबंधित है उसका अधिगम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, यह कारक किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह सामाजिक भावात्मक अंतर्गत आता है, आपका पहला हो जाएगा। जैसे बच्चा जिस वातावरण में रहेगा उसी वातावरण के प्रति वह सीखेगा, उसी मतलब जैसे बोली है, भाषा है, जो भी है अपने समाज में ही रह करके जो है उस चीज़ों को वो सीखता है। तो इसी प्रकार जैसे कहा है कि बच्चा जिस परिवार से संबंधित है, मतलब परिवार जिस परिवेश में रह रहा है उसी प्रकार के जो बोलेगा, उसी प्रकार से अपना रहन सहन हर चीज़ जो है उसका होता है। ये सभी किसके कारक हैं? सामाजिक के कारक हैं, सामाजिक भावात्मक के कारक हैं। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 7 है कि एक शिक्षक छात्रों को एक वृत्तचित्र वीडियो दिखाता है और उन्हें अपने अवलोकन या राय साझा करने के लिए कहता है। हर छात्र अलग अलग राय देता है। छात्रों द्वारा दिए गए विचारों में अंतर के पीछे निम्नलिखित में कौन सा कारण हो सकता है? तो देखिए क्योंकि जो छात्र अल्पसंख्यक समूह के संबंध रखते हैं उनमें सोचने की प्रक्रिया कम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अल्पसंख्यक हैं कि उनमें सोचने की प्रक्रिया कम होगी। तो भाई सोचने की प्रक्रिया सब में एक जैसी होती है। क्योंकि छात्रों में समझ की क्षमता का अंतर होता है, सही है। क्योंकि छात्रों को सीखने की अलग अलग रुचि होती है, देखिए क्योंकि छात्रों में अलग अलग धारणाएं होती हैं। देखिए आपका बी, सी और डी सही है, तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दूसरा देखिए गलत होगा, क्योंकि कहा है अल्पसंख्यक समूह में संबंध रखते हुए उनमें सोचने की प्रक्रिया कम होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर्टिकुलर अल्पसंख्यक समूह की बात कर दिया है, इसलिए यह जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी, सी और डी, आपका ऑप्शन पहला। देखिए प्रश्न 8 है, निम्नलिखित की गहनता से जांच कीजिए। कथन है शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, और आर है अभिप्रेरणा एक उद्देश्य है, उद्देश्य के प्रति आकर्षण है और इसका अर्थ स्पष्ट करती है। तो देखिए ए और आर दोनों गलत हैं, केवल ए सही है, केवल आर सही है, ए आर दोनों सही हैं। देखिए शिक्षण का अधिगम की प्रक्रिया अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, यह जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कहा है अभिप्रेरणा एक उद्देश्य के प्रति आकर्षण और इसका अर्थ स्पष्ट करती है। तो आपका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? चौथा। देखिए प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित वायगोत्स्की की 3 मुख्य अवधारणाओं की रूपरेखा नहीं है? देखिए पहला है भाषा संस्कृति का आधार, दूसरा है व्यक्ति समुदाय में अपनी भूमिका के भीतर सीखते और विकसित होते हैं। अधिगम में संस्कृति महत्वपूर्ण है, संस्कृति मानव व्यवहार को प्रभावित नहीं होता। देखिए जो वायगोत्स्की हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो है के बारे में उन्होंने जो है सिद्धांत दिया है, सामाजिक सिद्धांत दिया है जो, तो इसलिए उनको इसमें देखिए नहीं है, तो नहीं है कि बात किया है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित वायगोत्स्की की 3 मुख्य अवधारणाओं की रूपरेखा नहीं है? तो आपका यही जो है नहीं होगा, संस्कृत मानव व्यवहार से प्रभावित नहीं होती है, या आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए इसमें नहीं की बात किया है कि नहीं होती है, तो उन्होंने जो है ऑप्शन जो उन्होंने जो दिया है सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत को दिया है, इसमें पूछा कौन सा नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव का सेंस दिया है, इसलिए चौथा गलत हो जाएगा। यहाँ पे होता अगर हाँ है तो ये सही हो जाता। देखिए प्रश्न 10 है कि निम्नलिखित में कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया है? तो देखिए समान और समावेशी सभी स्तरों की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, नई पाठचर्या की शैक्षणिक संरचना 5-3-3-4। तो देखिए इसमें से सभी होंगे, या आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। समान और समावेशी NCF 2005 भी कहती है, या NEP जो 2020 में जब आया था उसमें भी समान और समावेशी शिक्षा की बात की गई है। तो सभी स्तरों को सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है, नई पाठचर्या की शैक्षणिक जो संरचना बनाई गई थी संरचना पाठ 3-3-4 है। तो उपयुक्त आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न 11 है, पियाजे के अनुसार सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह की वस्तुओं को एक साथ रखने की क्षमता को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन पहला आत्मसातकरण, दूसरा समायोजन, तीसरा है वर्गीकरण, चौथा क्रमबद्धता। तो किसको रखा जाता है इसमें? तो ऑप्शन आपका जो है तीसरा सही हो जाएगा, वर्गीकरण है। निम्नलिखित में किस रूप में रखा जाता है? तो वर्गीकरण के रूप में। आप ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा आपका। देखिए प्रश्न 12 है, आर्यन एक संकल्पना को
अवधारणात्मक और सार्थक रूप से सीखने के बाद उस प्रश्न बनाने का प्रयास करता है। इस उदाहरण से विकास का कौन सा सिद्धांत संबंधित है? तो देखिए, समान और विशिष्टता का सिद्धांत, अंतर्संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए, शिक्षण के सभी प्रश्न आपको जो है शिक्षण के हैं, तो इसमें शिक्षण आपका जो है एग्ज़ाम में नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रश्न को पढ़ते समय प्रश्न का सेंस को समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। कि देखिए, आर्यन एक संकल्पना को अवधारणात्मक और सार्थक रूप से सीखने के बाद उस पर प्रश्न बनाने का प्रयास करता है। इस उदाहरण के विकास का कौन सा सिद्धांत संबंधित है? देखिए, समान और विशिष्टता का सिद्धांत। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला। देखिए, प्रश्न 13 है, निम्नलिखित अवकथन सतत और व्यापक मूल्यांकन की निरंतरता और सीखने के परिणामों के व्यापक मूल्यांकन को महत्व देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की निरंतरता सीखने के परिणामों के व्यापक मूल्यांकन को महत्व देता है। तर्क है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन में बाल विकास से संबंधित स्कूली गतिविधियों, शैक्षिक और शैक्षिक सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। तो देखिए, ए और आर दोनों सत्य होगा। आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न 14 है, अधिगम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो पूछा है निम्नलिखित में मतलब कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका पहला है, पाठचर्या को कठोरता छात्रों के अधिगम में सकारात्मक मार्ग बनाती है। आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पाठचर्या को आप लचीला बनाएंगे, कठोरता से नहीं। जो है कठोरता आपका जो है ऑप्शन एनसीईआरटी 2005 जो है इसको मान्यता नहीं देती है, क्योंकि पाठ को जितना लचीला बनाएंगे बच्चे उतने अच्छे से सीखेंगे। पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र स्रोत है जो अधिगम को सर्वोत्तम बना सकती है। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षक और छात्र संबंध भी छात्रों के अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षक और छात्र संबंध भी छात्रों के अधिगम को प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे उपयुक्त तो सभी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन तीसरा सही है। देखिए, प्रश्न 15 है, नैन्सी के पास वस्तुओं का अवलोकन करने का कौशल है, वह अवलोकन द्वारा बहुत तेज़ी से सीखती है। आपके अनुसार नैन्सी के इस कौशल के कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निर्भर है? देखिए, आशुबेल, कोहलर, बंडूरा, कोर्टेलेविन है। तो देखिए, नैन्सी के पास वस्तुओं का अवलोकन करने का कौशल है, वह अवलोकन द्वारा बहुत तेज़ी से सीखती है। आपके अनुसार नैन्सी के इस कौशल का कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निर्भर है? तो कौन है? अल्बर्ट बंडूरा जी हैं। आपका ऑप्शन या तीसरा सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न 16 है, कैरोल गिलिगन का तर्क क्या है? तो क्या है? कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विचारों को स्पष्ट करने के लिए केवल पुरुषों के उदाहरण का अध्ययन किया था। देखिए, आपका ऑप्शन पहला यहीं पे सही हो जाएगा। जो कैरोल गिलिगन का तर्क है, उन्होंने कहा था कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विचारों को स्पष्ट करने के लिए केवल पुरुषों के उदाहरण का अध्ययन किया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ कौन सा सही है? पहला। देखिए, प्रश्न 17 है, श्रवण बाधितों के लिए कक्षा व्यवस्था का कौन सा स्थान सर्वाधिक है? तो कौन सा है? देखिए, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार। श्रवण बाधितों के लिए कक्षा व्यवस्था कौन सा स्थान सर्वाधिक प्रभावी है? कौन सा सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है? तो वह अर्धवृत्ताकार होना चाहिए। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के विश्वास के बारे में असत्य है? तो पूछा असत्य है। तो एक अवस्था अगली अवस्था के विकास का अनुमान नहीं लगाती। संज्ञानात्मक प्रदर्शन तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक परिपक्वता और पर्यावरणीय क्षेत्र प्रेरकों द्वारा संज्ञानात्मक तत्परता नहीं लाई जाती। प्रत्येक अवस्था में प्राप्त की गई जानकारी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में अवस्थाएं भिन्न होती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कौन सा असत्य है कि एक अवस्था अगली अवस्था के विकास का अनुमान नहीं लगाती। यह आपका ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? ऑप्शन पहला लगाएंगे। देखिए, प्रश्न 19 है कि श्री शुभम ने चौथी कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह से बचने के लिए लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया, सकारात्मक प्रेरणा प्रदान किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी छात्रों को कक्षा में उपलब्ध अवसरों और विभिन्न गतिविधियों में बारी बारी से संलग्न होने का अवसर मिले। उनका विद्यालय एकल लिंग कक्षा के साथ भी प्रयोग कर रहा है। अगले वर्ष भी श्री शुभम ने सोचा कि वह उन कक्षाओं में
से एक में पढ़ने का विकल्प चुन सकते हैं। एकल लिंग कक्षाओं के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कुछ शर्तों को पूर्ण करने का एकल लिंग कक्षाओं का अधिगम प्रेरणा और जुड़ाव सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पूछा है कि आपका नहीं है, तो ये आपका जो ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला। देखिए प्रश्न 20 है कि एक प्रगतिशील कक्षा की स्थापना में शिक्षक ऐसा वातावरण प्रदान करके अधिगम को सुविधा प्रदान करता है जो खोज को बढ़ावा देता है, प्रतिबंधात्मक है, समावेश को हतोत्साहित करता है, दोहराव को प्रोत्साहित करता है। देखिए आपका ऑप्शन है इसमें पहला हो जाएगा कि खोज को जो बढ़ावा देता है वही एक प्रगतिशील जो है कक्षा माना जाता है। आपका ऑप्शन पहला सही होगा। देखिए प्रश्न 21 है, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है। निम्नलिखित में कौन बच्चों को उन्हें अपने ज्ञान का उपयोग करके समस्या समाधान करने की अनुमति देते हैं। देखिए पूर्व अनुभव, शिक्षक, सहपाठी, पाठ्य पुस्तकें। देखिए प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन बच्चों को उन्हें अपने ज्ञान का उपयोग करके समस्या का समाधान करने की अनुमति देते हैं। तो क्या देते हैं, पूर्व अनुभव। उनके जो है पूर्व अनुभव जो है ऐसा करने की अनुमति देते हैं। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 22 है, बाल केंद्रित कक्षा में क्या है, सीखने की पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है ना कि बच्चा। देखिए ये आपका गलत होगा। बच्चा निष्क्रिय नहीं होता बल्कि कक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। तो ये आपका ऑप्शन दूसरा सही होगा। तीसरा देखते हैं, यह लोकतांत्रिक माहौल नहीं बल्कि निरंकुश माहौल होता है ताकि बच्चे को कक्षा में अन्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया अधिकतम अवसर मिले। शिक्षण अधिगम का लक्ष्य केवल बच्चों की ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना है, ना कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। देखिए दोनों आपका ऑप्शन जो है तीनों गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, दूसरा। देखिए प्रश्न 23 है, भावना पिछले 4 हफ्तों में एक ही पाठ परीक्षण में एक नियत अंक 3/10 प्राप्त कर अनुत्तीर्ण होती है। मतलब 10 में से 3 नंबर प्राप्त करके क्या हो रही है, अनुत्तीर्ण हो रही है। तो वह अगली कक्षा में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपनी अवधारणाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। तो उसे क्या करना चाहिए, अपनी गलतियों और त्रुटियों को कम करने और उन पर ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए, पाठ को छोड़ देना चाहिए और अगले पाठ की तरफ बढ़ना चाहिए। आपका ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। उन्हें अच्छे अंक देने के लिए शिक्षक से अनुरोध करना चाहिए, ये भी गलत होगा। भावना बुद्धिमान लड़की नहीं है और उसे अपने पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि भावना को क्या करना चाहिए, अपनी गलतियों और त्रुटियों को कम करने और उस पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए प्रश्न 24 है कि अभिकथा, निखिल ने विभिन्न गतिविधियों, आकलनों और आलोचनात्मक तार्किक चिंतन वाले प्रश्नों का उपयोग करके अपने सीखने वाले छात्रों के स्तर को जानने के लिए अपनी कक्षा के छात्रों की मासिक परीक्षा लेने का निर्णय किया। देखिए बात सही है कि रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के अधिगम में सुधार करने के लिए अच्छा है। तो जो बच्चों में क्या होगा, परीक्षा लेगा या मासिक परीक्षा जो भी है, मासिक परीक्षा जब लेंगे तो उसमें उनका जब अवलोकन करने के बाद जो उनमें कमियां हैं उसको सुधार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। या हमेशा अधिगम के अवलोकन होना चाहिए, ना कि अंकों द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। तो देखिए ए और आर दोनों सत्य है और ए की व्याख्या सही करता है। तो आपका ऑप्शन यहीं पे जो है सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। देखिए प्रश्न 25 है कि राधा एकांत गतिविधि को साझा करने और पसंद करने के लिए बेहद अनिच्छुक है। यह इंगित करता है कि वह एक लोकप्रिय बालक है, एक असुकृत बालक है, एक ईर्ष्यालु बालक है, वह एक प्रश्न बालक है। तो देखिए क्या होगा कि राधा एकांत गतिविधि को साझा करने और पसंद करने के लिए बेहद अनिच्छुक है। वह इंगित करता है कि वह असुकृत बालक है। आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। 26 नंबर है, देखिए बार बार पलक झपकना किस क्षमता का लक्षण होता है। तो देखिए श्रवण दोष, अधिगम अक्षमता, दृश्य दोष, वाक दोष। तो बार बार जैसे बच्चा जो पढ़ते समय या फिर वैसे बार बार अपनी पलक झपकाता है तो वह एक प्रकार का जो है दृश्य माना जाता है। यह दोष दृश्य दोष है। आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 27 है, एक बच्चे को उसके माता पिता एक कार्य करने के लिए कहते हैं। बच्चा पूछता है
इसमें मेरे लिए क्या है, और माता पिता बच्चों को छूट देकर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं या डॉट को व्यक्त करता है। तो यह किसे व्यक्त करता है, देखिए आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, निर्देशात्मक अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो फ्रेंड देखिए सीटेट में आपको प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। तो जितना गलती ना करेंगे कब, कि जब प्रैक्टिस खूब ज़्यादा से ज़्यादा किए रहेंगे तब। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है एग्ज़ाम में स्कोर बनेगा। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको जो है बनेंगे कि एक बच्चे को उसके माता पिता एक कार्य करने के लिए कहते हैं। बच्चा पूछता है इसमें मेरे लिए क्या फ़ायदा है, और माता पिता बच्चों को छूट देकर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं या व्यक्त करता है कि यह एक निर्देशात्मक जो है अभिविन्यास है। आपका ऑप्शन दूसरे के साथ जाएगा यहाँ। देखिए प्रश्न 28 है, अनु घर का काम करने से कतराती है, समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। तो विशेष कोचिंग प्रदान करके, कारण का विश्लेषण करें और उपचारात्मक उपाय करें। देखिए आपका ऑप्शन ही सही है, समस्या की उपेक्षा करें, माता पिता को सूचित करें। तो अनु जब देखिए घर का काम करने से कतराती है तो समस्या को दूर करने के लिए कौन सा कारण करना चाहिए, उसे विश्लेषण और जो है उपचारात्मक उपाय करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ दूसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 29 है, एक शिक्षक बच्चों के विचारों को नैतिकता के प्रति कैसे आकर्षित कर सकता है। तो कैसे है, हेंज के दुविधा की वही कहानी बताकर और फिर बच्चों से उनकी राय पूछकर। दूसरा है उन्हें शिक्षाविदों में शामिल करके, और तीसरा है आपका उन्हें उनके नैतिक विचारों को प्राप्त करने के लिए भावनात्मक बनाकर छात्रों को दंडित करके। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों में जो है नैतिकता के प्रति आकर्षित कैसे कर सकते हैं, हेंज की दुविधा की वही कहानी बताकर और फिर बच्चों को उनकी राय पूछकर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पहला सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड प्रश्न 30 है और इस सीरीज का जो है लास्ट प्रश्न है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग जो है वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। देखिए मनोभाव, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय। तो कौन सा कारक होगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। तो इसमें आपका जो है विद्यालय हो जाएगा। आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था, फिर हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना स्कोर बना। तो फ्रेंड्स आप लोग प्रैक्टिस खूब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा आपका जो है एग्ज़ाम में रिस्पॉन्स जाएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।